वर्धमान नगर के सेठ रामभज को कौन नहीं जानता था। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी तो रामभज की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इस प्रशंसा के पीछे रामभज का वह प्यार था जो वह हर छोटे बड़े के लिए बराबर रखता था। उसके घर कोई भी जरूरतमंद आ जाता तो वह कभी उसे निराश नहीं भेजता था। भूखा हो तो उसे रोटी खिलाता, नंगे के लिए कपड़े, बीमार के लिए दवाई का प्रबंध, गरीब दुखी के आ जाने पर उसकी हर संभव सहायता करना रामभज अपना कर्तव्य ही समझता था। यही कारण था कि आसपास के गांव के रहने वाले लोग भी सेठ रामभज को अपना देवता समझकर पूजते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि यदि रामभज दिन को रात कह देता तो लोग कभी भी यह नहीं कहते थे कि यह दिन है। जो भी रामभज ने कहा वह सत्य माना गया। कुछ ही समय के पश्चात सेठ रामभज का विवाह हुआ। उसने सभी लोगों को निमंत्रण भेजे, साथ ही अपने राजा से स्वयं जाकर प्रार्थना की कि वे उसकी शादी में आने का कष्ट करें। रामभज की शादी में भला कौन ना आता। सब लोग खुशी खुशी उसकी शादी में आए। सेठ रामभज ने सबके लिए खाने का प्रबंध किया। राजा के साथ उसके बहुत से कर्मचारी और राजगृह के लोग भी आए थे। अजीब इत्तेफाक था कि राजा के साथ एक ऐसा कर्मचारी भी उस भोज में सबके बराबर सजकर बैठ गया जो कि राजमहलों की सफाई किया करता था। उसे अपने बराबर बैठे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा के अधिकारी उसी समय भाप गए थे कि राजा को क्यों क्रोध आया है। वे उसी समय उस कर्मचारी गोमा के पास गए, उसे पकड़कर भोज से बाहर ले गए। साथ ही उसे बुरी भली बातें कहने लगे। अरे कमीने, तुझे शर्म नहीं आई कि एक छोटा सा नौकर होकर राजा के बराबर बैठकर खाना खा रहा है? क्या तू अपनी औकात को भूल चुका है? बाहर निकल चल, तू इस सभा के योग्य नहीं है। नाली को ईंट कभी महलों में नहीं लगा करती। कुत्ते शेरों के बराबर नहीं बैठते। गोमा अपमानित होकर निकल गया, मगर उसका मन प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसे राजा के साथ साथ सेठ रामभज पर भी बहुत क्रोध आया कि आखिर उस सेठ के बच्चे ने राजा को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। वह तो अपने आप को सबका साथी कहता था। वह यही कहा करता था कि मैं तो अमीर गरीब में कोई अंतर नहीं समझता। मेरी नज़रों में तो सब बराबर हैं, सभी भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि अब राजा और सेठ से अपने इस अपमान का बदला कैसे लूं। बदला प्रतिशोध की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। और फिर एक रात जब राजा अपने पलंग पर बड़े आराम से लेटा हुआ था तो गोमा उस कमरे की सफाई कर रहा था। बदले की आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, ऐसा अवसर पाकर वे एकदम से भड़क उठी। तो उसी समय गोमा अपने आप बोलने लगा, अरे उस रामभज की क्या मजाल जो अपनी महारानी का आलिंगन करे। हाँ, वह सेठ साला अपने आप को समझता क्या है? क्या राजा और सेठ में कोई अंतर नहीं होता? राजा ने जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द सुने तो एकदम से उठकर बैठ गया और गोमा की ओर देखते हुए बोला, अरे गोमा, क्या तुम कुछ कह रहे थे? महाराज, वास्तव में मैं रात भर सोया नहीं था। बस काम करते करते मेरी आंख लग गई। मुझे पता नहीं कि मैं नींद में क्या कुछ कह गया। राजा ने गोमा की बात सुनी, मगर उसके मन में यह संदेह पैदा हो गया कि आखिर इस बात के पीछे भेद क्या है। एक यही नौकर ऐसा है कि महल के हर भाग में जाता है और जाकर सफाई करता है। ऐसी बात झूठ तो हो नहीं सकती। वह तो इन महलों का पुराना नौकर है। भला इसे क्या जरूरत है इतनी बड़ी बात कह दे, वह भी अपनी रानी के बारे में। फिर विद्वानों का कहना है कि इंसान दिन में जो सोचता है, करता है अथवा देखता है, वही नींद में बड़बड़ाता है या वही सपने में देखता है। फिर औरतों के बारे में तो यह प्रसिद्ध है कि उनका हृदय सागर से गहरा होता है। इसमें झांक कर देखना और समझना बहुत कठिन है। लकड़ियों से आग की, नदियों से सागर की, पुरुषों से स्त्रियों की कभी भी तृप्ति नहीं होती। औरतों के बारे में तो यह प्रसिद्ध है कि जो भी इनकी सेवा करता है, प्यार से बोलता है, हर समय पास रहता है, वह उसी की हो जाती हैं। ये सब बातें सोचकर राजा शंका के सागर में डूबता चला गया। वह उदास सा रहने लगा। यहाँ तक कि राज दरबार के कामों में भी उसका मन न लगा। वह सारा दिन एकांत में पड़ा अपनी रानी के बारे में सोचता रहता। रामभज इस शहर का प्रसिद्ध सेठ है, इसी कारण वह महलों में खुले आम आता है। शाही खजाने में कभी धन की कमी भी आ जाती है तो रामभज जैसे सेठों से धन लेकर काम चला लिया कर जाता है। रामभज इस शहर का प्रसिद्ध सेठ है, इसी कारण वह महलों में खुले आम आता है। शाही खजाने में कभी धन की कमी आ भी जाती है तो रामभज जैसे सेठों से धन लेकर काम चला लिया जाता है। मगर उसे रामभज से ये आशा तो नहीं थी कि वह उसकी ही पत्नी इस देश की महारानी के साथ यह सब कुछ करेगा। इसी दुख के कारण राजा ने कहीं
आना जाना भी छोड़ दिया। यह चिंता अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। इन दोनों ना तो वह स्वयं को कभी गोमा से मिलने गया, न ही रामभज को बुलाया। दोनों के संबंधों में दरार आ गई। सत्य बात तो यह थी कि राजा रामभज को अपना शत्रु समझने लगा था। रामभज बेचारे को क्या पता था कि राजा के मन में कैसी बड़ी बात बैठ चुकी है, जिसके कारण वह उससे घृणा करने लगा है। वह तो राजा के बुलाने की अथवा उसके आने की प्रतीक्षा करता रहता। कई दिन बीत जाने पर भी राजा जब न आया तो सेठ रामभज स्वयं ही उससे मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही रामभज राज दरबार में पहुंचा तो सामने ही उसने द्वारपाल के पास उस नौकर को खड़े देखा। यह तो वही गोमा है जिसे खाने की सभा से धक्के देकर निकाला गया था। रामभज को देखते ही गोमा द्वारपाल से कहने लगा, अरे द्वारपाल जी, ये देखो अपने सेठ रामभज जी आए हैं, जरा इनसे बचकर ही रहना। ये राजा जी के खास आदमी हैं। ये जिसे चाहे नौकरों से निकलवा दे, जिसे चाहे खाने की सभा में से धक्के मारकर अपमानित करके निकलवा दे। भाई बड़े आदमी हैं, सेठ है, राजा के मित्र हैं। सेठ रामभज गोमा के मुंह से ये व्यंग भरे शब्द सुनकर समझ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। फिर विद्वानों ने तो कहा है, नौकर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह यदि अपने स्वामी की सेवा करता है तो छोटा होते हुए बड़ा ही माना जाता है। हाँ, यदि वह राजा का सेवक हो तो उसे किसी से भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रामभज का दिमाग बहुत तेज था। वह बात को समझ गया और वहीं से सीधा घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने नौकर को गोमा के घर भेजा और उसे अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। गोमा जैसे ही सेठ जी के घर आया तो रामभज ने स्वयं उठकर उसका स्वागत करते हुए अपने साथ बिठाया और उस दिन दोनों ने खाना भी एक साथ बैठकर खाया। खाना खाते खाते ही सेठ रामभज ने अपने काम की बात छेड़ दी। भाई गोमा, तुम आदमी बहुत भले हो। देखो, उस दिन तुम मेरे घर पर खाना खाने राजा जी के साथ आए थे। मुझे मजबूर होकर और मेरी तरह ही राजा को भी मजबूर होकर तुम्हें धक्के देकर खाने की सभा से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि तुम ब्राह्मणों से पहले स्थान पर बैठ गए थे। देखो ना, यदि ब्राह्मण क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देते तो तुम्हारा तो वंश ही नष्ट हो जाता, नरक की आग में अलग जलते। यही कारण था कि मुझे ब्राह्मणों की खुश करने के लिए यह सब नाटक करना पड़ा। अब तुम उस बात को भूल जाओ, हम दोनों ही दोस्त हैं। लो, इसी खुशी में हम तुम्हें सोने की अशरफी इनाम में देते हैं। सेठ जी, आप तो वास्तव में ही महान हैं। लोग आपके बारे में ठीक ही कहते हैं कि आप किसी को छोटा नहीं समझते। आज तो मैंने स्वयं ही आपका व्यवहार देखा, मेरा मन बहुत खुश हो गया। आप इंसान नहीं, देवता हैं। सेठ जी यह कहता हुआ गोमा चला गया। उसके जाने के पश्चात सेठ सोचने लगा कि छोटे आदमी का स्वभाव कैसे एकदम से बदल जाता है। दूसरे दिन जब गोमा राजा के महल की सफाई करता हुआ राजा के पास ही उनके पलंग के नीचे से सफाई कर रहा था तो अपने आप ही कहे जा रहा था, वाह वाह, देखो उस राजा की मूर्खता को जो सुबह संडास में जाकर ककड़ी खाता है। हा हा। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो झट से गोमा को पकड़कर बोला, अरे तूने कब मुझे ऐसा करते देखा, कमीने झूठे। गोमा हाथ जोड़कर राजा के पांव में गिरते हुए बोला, महाराज, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस रात हम सो नहीं सकते उस रात सुबह काम में हमें नींद आने लगती है। अब देखो ना, सारी रात तो हम प्रभु का कीर्तन करते रहे, अब नींद आ गई। इसी नींद में हम न जाने क्या क्या बक गए। क्षमा करना महाराज, छोटा आदमी हूँ ना, अक्सर ऐसा पागलपन हो जाता है। फिर देखो ना, नींद में कही हुई बात कोई सच्ची थोड़ी ही होती है। राजा सारी बात समझ गया कि इस गोवा के बच्चे ने उस दिन भी नींद में ऐसा ही झूठ बोला होगा। उसके सारे वहम दूर हो गए। उदास चेहरे पर खुशी की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती थी। वह झट अपनी रानी के पास गया, उससे प्यार किया। फिर सुबह ही अपने मित्र रामभज को बुलाया। दोनों मित्र खुशी खुशी मिले। दोस्तों, कभी कभी आंखों देखी बातें भी झूठी हो जाती हैं, इसलिए कानों सुनी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।